सभी साथियों को नमस्कार। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुंच सके। इस चैनल पे अभी जो आपको बताया जाएगा महिला और बालकों के संबंध में क्या प्रोविजंस हैं, क्या उनके अधिकार है और अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसमें किस कानून के तहत किस प्रकार से सजा तक पहुंचाया जा सकता है, उन सब का अध्ययन करेंगे। ये टॉपिक सारा बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक आदमी को इसकी जानकारी, जो एक भारतीय नागरिक है, संविधान के बारे में थोड़ा बहुत रुचि रखता है और जो जागरूक नागरिक है उसको इस चीज़ का पता होना चाहिए। तो अभी स्टार्ट करते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच बना सकें। आज का जो हम जिस टॉपिक की बात करेंगे उनमें ये टॉपिक मुख्य अपन अध्ययन करेंगे महिला एवं बालकों के लिए संवैधानिक उपबंध, यानी संविधान में क्या क्या इसमें वर्णन किया गया है महिला और बालकों के लिए, हितों के लिए। इससे जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। उससे जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। उसके बाद जो टॉपिक होगा वो होगा सती रोकथाम अधिनियम 1987। स्त्रियों के लज्जाभंग और अपमान से संबंधित जो धारा है 354, उसके जो पार्ट हैं वो, महिलाओं का जो वर्किंग प्लेस पे लैंगिक उत्पीड़न है उसका जो अधिनियम 2013 में आया वो। उसके बाद में पीसीपीएनडीटी एक्ट, यानी लिंग के संबंध में जो सिलेक्शन नहीं किया जा सकता, लिंग भेद के आधार पर मतलब कोई भ्रूण हत्या नहीं की जा सकती, पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994। फिर है अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956। उससे आगे है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 और महिलाओं का अशिष्ट रूपण अधिनियम। इस टॉपिक का अपन अध्ययन करेंगे। इसका शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा आईपीसी इंडियन पेनल कोड 1860, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट जो है कोड है वो 1973 का, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। जो इंडियन पेनल कोड है वो एक सबस्टेटिव लॉ है कि कोई व्यक्ति अपराध करेगा तो कि उसको किस अपराध के तहत कितनी सजा मिलेगी, कौन सा अपराध पुलिस थाने में इसकी एफआईआर दर्ज हो सकती है और कौन सा सीधा कोर्ट में मामला जाता है, वो सभी का वर्णन किया गया है आईपीसी में, इंडियन पेनल कोड, जिसमें 511 धाराएं हैं। और इसमें प्रोसीजर क्या होगा वो इसका वर्णन है सीआरपीसी में, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, जो 1973 का बना हुआ है। उसमें है कि आप किसी व्यक्ति को अरेस्ट करोगे तो कहाँ पेश करोगे, कितने घंटे में पेश करोगे, कितने दिनों में उसकी जमानत हो सकती है, क्या प्रोसीजर उसका चालान करने का है, वो सारा प्रोसीजर होता है सीआरपीसी में। इससे अगला जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। इसमें है कि किस प्रकार आप कौन से जो गवाह है, विटनेस है, उनको कैसे कोर्ट में ले जाएंगे, कोर्ट कैसे उनकी परीक्षा लेगा, कौन से साक्ष्य इकट्ठे किए जाएंगे, कौन से साक्ष्य इंपॉर्टेंट है, कौन से साक्ष्य है वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होते हैं, वो सभी चीज़ें होती है इसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में। अब मैं आपको जो आगे शब्द काम में आएंगे उन पे थोड़ा सा चर्चा करूंगा। एक शब्द होता जमानती अपराध और दूसरा होता गैर जमानती अपराध। जमानती अपराध ऐसे अपराध होते हैं जिसमें जमानती अपराध यानी जमानती है, दूसरा होता है गैर जमानती है। जमानती अपराध ऐसे अपराध होते हैं जिसमें यदि कोई मामला पुलिस के पास में है तो पुलिस खुद उसमें जमानत लेके छोड़ सकती है और फिर उसका कोर्ट में केस चलता है और कोर्ट उसके प्रोसीजर को आगे बढ़ाता है। तो ऐसे केस है वो जमानती अपराध कहलाते हैं। और गैर जमानती अपराध ऐसे अपराध होते हैं जिसमें पुलिस के पास में जमानत लेने का पावर नहीं होता है, वो पावर कोर्ट के पास होता है। पुलिस उस व्यक्ति को अरेस्ट करके कोर्ट में पेश करती है और वो कोर्ट का डिस्क्रिशन पावर है कि वो उसकी जमानत ले अथवा उसको
जुडिशियल कस्टडी में भेजे। तो ये दो शब्द जो है जमानतीय और गैर जमानतीय। एक शब्द बीच में आ गया और आएगा, संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध ऐसे अपराध होते हैं जैसे क्रिमिनल मामले के ऐसे अपराध जिसमें पुलिस सीधी एफआईआर दर्ज करके और इन्वेस्टिगेशन बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के करती है, ऐसे अपराध कहलाते हैं संज्ञेय अपराध। जैसे कई छोटे छोटे विवाद होते हैं जिसमें नाली का विवाद हो गया, कोई गाली गलौज का मामला हो गया, बहुत बड़े गंभीर प्रकृति के जो मैटर नहीं होते हैं, या जैसे कोई लेन देन का मामला हो गया, तो ऐसे मामले कहलाते हैं असंज्ञेय अपराध। ऐसे मामलों में पुलिस सीधी एफआईआर दर्ज नहीं करती है और वो मामला एक या तो जांच में रखा जा सकता है या कोर्ट को रेफर किया जा सकता। तो ये वो वर्ड है जो आगे अपने इस अध्ययन करते समय काम में आएंगे, जमानतीय, गैर जमानतीय, फिर संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध। अब हम अध्ययन करेंगे टॉपिक वाइज। इसके संबंध में क्या क्या अनुच्छेद है, महिला और बालकों के लिए संविधान में क्या क्या अनुच्छेद है, उसका क्या क्या उपबंध किए गए हैं, उसका अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान जब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 और ये बनकर के तैयार हो गया था, अंगीकृत इसको स्वीकृत कर लिया था 26 नवंबर 1949 को। जिस दिन इसको स्वीकृत किया था 26 नवंबर 1949 को, पहले इसको विधि दिवस के रूप में मनाया करते थे। उसके बाद में 2015 में 125वीं वर्षगांठ थी उनके जन्म की, अंबेडकर साहब के, उसकी वर्षगांठ पर इस विधि दिवस को संविधान दिवस के रूप में मनाने लग गए 26 नवंबर को। तो 2015 से इसको संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। अब इसमें संविधान में भी उपबंध किए गए हैं कि महिला और बालकों के लिए क्या क्या अधिकार होंगे। जैसे अनुच्छेद 15 है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता, भेदभाव नहीं किया जा सकता। किस आधार पे? धर्म के आधार पे, वंश के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे। तो ये अनुच्छेद 15(2) ये कहता है कि लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये एफआर का मतलब है फंडामेंटल राइट्स। जब लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, यानी किसी भी सार्वजनिक जो दुकान है, होटल है, मनोरंजक स्थल है, कोई सार्वजनिक तालाब है, मंदिर है, इसमें आप किसी को भी लिंग के आधार पर, धर्म जाति के आधार पर जाने से नहीं रोक सकते। अब ये जैसे लिंग के आधार पर सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको बताता हूं, सबरीमाला का जो मंदिर है, सबरीमाला, उसमें महिलाओं की वहां पर यानी लिंग के आधार पर महिलाओं को जाने की अनुमति नहीं थी। तो ये भेदभाव कैसे हुआ? ये लिंग के आधार पर भेदभाव हो गया। अब जब लिंग के आधार पर भेदभाव हुआ, इतने दिनों से मामला चल रहा था, तो कुछ संगठनों ने आवाज उठाई कि आप महिलाओं को, यानी वैसी महिलाएं जिसकी उम्र 10 से 11 साल है और 50 साल तक की महिलाएं, उनको वहां जाने से रोकते थे। क्यों रोकते थे? कि वो ये था कि उनका जो मासिक धर्म आता है, इसलिए वो अशुद्ध है और इसलिए वो उसको मंदिर को अपवित्र कर देंगे। अब कोई महिला जिसके मासिक स्राव होता है कैसे अपवित्र हो सकती है? आप और हम जो पृथ्वी पर आए हैं, वो इस मासिक धर्म की वजह से जो ओव्यूल बनते हैं, अंडे का निर्माण होता है, उसके बाद ही अपन इस धरती पे आए हैं। तो वो महिलाएं पवित्र नहीं हो सकती, अपवित्र नहीं हो सकती। तो जो मासिक धर्म जिसके आता है, तो इस आधार पे मामला ये गया था सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट ने ये डिसाइड किया था कि ऐसे मामले को आप मंदिर में इनको जाने से नहीं रोका जा सकता। सबरीमाला एक वहां पर केरल का एक फेमस मंदिर है, अयप्पा, जिसको अयप्पा का मंदिर है, हरिहर मंदिर बोलते हैं। विश्व में मक्का मदीना के बाद में यदि कोई सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है तो वो है ये सबरीमाला का अयप्पा मंदिर, हरिहर मंदिर भी इसको बोलते हैं। तो वहां पर ये मामला उठा था और सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये डिसाइड किया था। एक ये मामला गया था संवैधानिक बेंच में, यानी संवैधानिक पीठ पर मामला गया था। अब संवैधानिक बेंच कितने की बनती है? संवैधानिक बेंच जो पीठ होती है वो हमेशा 5 या 5 से अधिक
जुडिशरी की बनती है, जिसमें जज होते हैं या तो 5 होते हैं या 5 से अधिक जज होते हैं। अब इस 5 जजों के इस फैसला ये दिया था कि सबरीमाला में इसके महिलाओं की एंट्री को नहीं रोक सकते। आधार उसके बाद में इसी आधार पे मामला ये पुनर्विचार याचिका पे गया। पुनर्विचार याचिका में गया तो इस मामले को अभी रेफर कर दिया था 7 सदस्यीय पीठ में। तो अनुच्छेद जो 15(2) कहता है वो ये कहता है कि लिंग धर्म आधार इसके आधार पर इसका कोई आप भेदभाव नहीं कर सकते। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है सबरीमाला का जो मंदिर है उस पर आया हुआ फैसला। इसके बाद में अनुच्छेद जो 15(3) कहता है कि यदि कोई राज्य महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकता है, इसमें किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं होगी। यानी बच्चों के और महिलाओं के आगे लाने के लिए, उनको बराबरी पर लाने के लिए मतलब किसी भी प्रकार के कानून बना करके उनको आगे लाया जा सकता है। इसलिए ये कहता है अनुच्छेद 15(3). उसके बाद में नेक्स्ट जो प्रोविजन है संविधान का वो है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड, जो अनुच्छेद 21 है वो है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अब किसी भी व्यक्ति को एक अपने हिसाब से जीने का अधिकार है, गरिमा में जीने का अधिकार है, किसी प्रकार के कोई उसमें उसको स्वास्थ्य लाभ मिले, उसको सभी प्रकार की सुविधा मिले। अब जैसे स्कूल या कॉलेज में कोई रैंकिंग होती है, रैंकिंग भी सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि ये रैंकिंग पर भी ये अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। यदि कहीं स्कूल में कॉलेज में रैंकिंग जैसी प्रथा चलती है तो वो सरासर इस मूल अधिकार का उल्लंघन है 21 का। इसी प्रकार जो कामकाजी महिलाओं का यौन उत्पीड़न, कामकाजी महिलाएं वो महिलाएं जो अपने काम के लिए कहीं बाहर जाती है, ऑफिसों में जाती है, यदि उनका उत्पीड़न होता है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना है। इसके अलावा महिलाओं की जो प्राइवेसी होती है, प्राइवेसी भी इस एक्ट में शामिल है, यानी यदि निजता भंग होती है तो वो उसका उल्लंघन है। तो इस प्रकार इसके अलावा जैसे विदेश जाने का मामला, विदेश जाने का जो मामला है वो भी इसी अनुच्छेद के अंतर्गत है कि अनुच्छेद विदेश जाने का मामला। एक बार मेनका गांधी है, उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया था, तब मेनका गांधी ने इस एक्ट जो आर्टिकल है इसके तहत सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई थी कि मुझे ये जो अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, और फिर उनको अनुमति मिली थी। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 21 में ये सारी चीजें दी गई है। अब नेक्स्ट जो प्रोविजन आता है वो आता है आर्टिकल 21। जब संविधान बना था उस समय ये आर्टिकल शामिल नहीं था। इस आर्टिकल को 86 में संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया। ये क्या था? ये था कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उन बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना जरूरी है। ये उनका एक फंडामेंटल राइट्स है, एक मौलिक अधिकार है। इसलिए बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए इसको अनुच्छेद 21 में जोड़ा गया है। 21(1) के अंतर्गत जोड़ के इसको शामिल किया गया है। अब एक आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आपने पढ़ा होगा ये जो संविधान जब बना था तब 7 मूल अधिकार थे, उसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था और उसके बाद में 6 मूल अधिकार रह गए हैं। तो एक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसमें अनुच्छेद 23 और 24 में इसका वर्णन किया गया। अनुच्छेद 23 क्या कहता है कि मानव का जो दुर्व्यापार और बेगार यानी उसका क्रय विक्रय या बालकों का अनैतिक व्यापार, दास प्रथा, बेगार प्रथा, बंधुआ मजदूरी नहीं कराई जा सकती। ये कहता है आर्टिकल 23। तो
तो यानी किसी भी व्यक्ति को न तो बेचा जा सकता, न खरीदा जा सकता, न उसे दास प्रथा, न बेगार प्रथा, न बंधुआ मजदूरी, ये सब कराना फंडामेंटल उसके राइट्स का उल्लंघन है। वो किसके अनुच्छेद के तहत है? वो अनुच्छेद है 23। फिर अनुच्छेद 24 ये कहता है बाल श्रम पर प्रतिषेध। इसके लिए एक्ट आया हुआ है बालक एवं किशोर श्रम प्रतिषेध अधिनियम। तो यानी किसी भी बालक कौन? जो 14 वर्ष से कम उम्र का है, उसको किसी भी खतरनाक या परिसंकट में या ऐसे कोई कारखाना है, कोई माइनिंग है, ऐसे काम में नहीं लगाया जा सकता जहां उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है। तो ऐसे मामले में ये यदि कोई लगाते हैं तो वो अनुच्छेद 24 का उल्लंघन है और उस बच्चे का जो फंडामेंटल राइट्स है उसका उल्लंघन है। ये था राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आप कमेंट से बताइए भाई, आप समझ में आ रहा है आप लोगों के? कमेंट से बताएं भाई, समझ में आपके क्या स्थिति है सारी चीज? अब जो नेक्स्ट अपन इसमें आएगा वो है कि मूल अधिकारों के साथ डीपीएसपी में भी इसका वर्णन किया गया है। अब डीपीएसपी पढ़ा होगा, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी डीपीएसपी है मैं आपको ये बता दूं, मैं भागूंगा नहीं, बहुत तसल्ली से पढ़ाऊंगा, बहुत जल्दबाजी नहीं करूंगा मैं, ऐसे जिससे आप लोगों को एक बार में कंसेप्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद आप रिपीट करो तो आपको रिपीट करते ही सीधा मतलब आपको कहीं भी कंफ्यूजन नहीं हो। इसलिए मैं बहुत तसल्ली से पढ़ाऊंगा आपको, इसलिए आप जल्दबाजी, अपने पास जल्दबाजी वाला भागने वाला काम नहीं है। अब अपने है डीपीएसपी। डीपीएसपी है यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब जैसे संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार हैं, मूल अधिकार थे 12 से लेकर 35 तक, अनुच्छेद में अनुच्छेद है 12 से लेकर 35 तक। इसको यूएसए से लिए गए हैं। ये कहाँ से लिए गए हैं? इसका सोर्स क्या है? कौन सा संविधान? यूएसए है, 12 से लेकर 35 तक है। आपने अनुच्छेद 32 पढ़ा होगा, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें सुप्रीम कोर्ट सीधी 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है, और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट है 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। वो रिट जैसे आपने पढ़ी होगी, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिटेड, सर्सोरारी और को वारंटो, ये 5 प्रकार की जो रिट है वो जारी कर सकते हैं। इससे जो नेक्स्ट आता है भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया। अब ये अलग क्यों बनाए गए? क्योंकि जब संविधान बना था तब राज्यों के पास इतनी व्यवस्था नहीं थी कि ये सभी को एक साथ लागू करे, इसलिए इन्होंने 2 भागों में बांट दिए। BN राव की सलाह पर 2 भागों में बांट दिए, मूल अधिकार और डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व। इनका वर्णन है, डीपीएसपी का वर्णन है 36 से लेकर के और 51 आर्टिकल के बीच में, 36 से लेकर के 51 आर्टिकल के बीच में डीपीएसपी का वर्णन है। अब इसमें भी डीपीएसपी में भी आपको इन बच्चों के संबंध में, महिलाओं के संबंध में कुछ अधिकार दिए गए हैं। यानी क्या व्यवस्था करेगा? जैसे 39 है, 39 आर्टिकल ये कहता है कि स्त्री और पुरुष को यानी समान रूप से काम मिले। ऐसा नहीं कि साहब इस काम के लिए महिलाओं को नहीं रखेंगे और सिर्फ पुरुषों को रखेंगे, ऐसा नहीं है। स्त्री और पुरुष को समान काम मिले, समान काम के समान दाम मिले। ऐसा नहीं है कि ये लेडीज है इसको कम दाम दे देंगे और जेंट्स को ज्यादा दाम दे दें। समान काम के समान दाम मिले, समान कार्य का समान वेतन मिले। साथ में इसमें बच्चों के लिए भी है कि बच्चों की जो कोमल अवस्था है उसका दुरुपयोग नहीं हो, उनको अच्छा वातावरण मिले ताकि बच्चों का दुरुपयोग नहीं हो। तो ये प्रोविजन कहता है 39 में। तो इसको आप यूं याद रख सकते हैं कि 3 गुना है, 3 से 3 3 9, 3 गुना भारी पड़ेगी स्त्री, यानी स्त्री को आप कम नहीं आंक सकते। तो 39 आर्टिकल ये कहेगा कि स्त्री को आप
कम नहीं आ सकते, वो 3 गुना है, यानी उसको बराबर काम तो देना ही पड़ेगा, उसका शक्ति का दुरुपयोग नहीं हो पाएगा। और बच्चों को भी ऐसे वातावरण मिले जिससे उसको अच्छा विकास हो। उसके बाद में अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 42 42 क्या कहता है? कार्य के लिए न्यायोचित दशा और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध, यानी प्रत्येक राज्य की ये ड्यूटी है, वो कहीं भी काम के लिए न्यायोचित दशा उपलब्ध कराएगा। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, नरेगा का जो काम चलता है, नरेगा का जो काम चलता है, नरेगा के काम पे आपने देखा होगा वहाँ छाया की व्यवस्था होती है, वहाँ बच्चों को, छोटे बच्चों को रखने के लिए भी होता है, या जहाँ ज़्यादा कामकाजी महिलाएं होती है वहाँ पर क्रेच हाउस होते हैं, बच्चों को रखने के लिए ऐसे शिशु गृह रखे जाते हैं। तो यानी कार्य के लिए न्यायोचित दशा होनी चाहिए और प्रसूति सहायता, जैसे प्रसव वाले मामले में गवर्नमेंट आपको पता है 104 एम्बुलेंस वगैरह की व्यवस्था करती है, इसके अलावा कुछ खाद्य सामग्री भी उनको उपलब्ध कराती है। तो ये राज्य का दायित्व है कि वो अनुच्छेद 42 के तहत कार्य के लिए न्यायोचित दशा रखे, प्रसूति सहायता के लिए भी वो इस प्रकार की व्यवस्थाएं करे। ये था 42। अब अनुच्छेद 44 है, 44 ये कहता है समान नागरिक संहिता राज्य लागू करे। समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता का मतलब है यूनिक सिविल कोड, समान नागरिक संहिता प्रत्येक राज्य की ड्यूटी है कि वो लागू करे। अब आप मुझे कमेंट से बताएं कि ऐसा कौन सा एकमात्र राज्य है जहां पर ये समान नागरिक संहिता है। इसको याद रखने का तरीका आप ये रख लें 4 यानी समान नागरिक संहिता, 4 और 4 दोनों तरफ है तो समान नागरिक संहिता। अब कमेंट से बताइए ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर समान नागरिक संहिता है, वो सिर्फ एक राज्य है। संदीप यादव गोवा, RM गोवा, मैथ्स मैजिक गोवा, अर्जुन शर्मा गोवा, वेरी गुड। प्रियंका, पापा की कलेक्टर बिटिया गोवा, शाबाश। गोवा एकमात्र ऐसा स्टेट है जो समान नागरिक संहिता वहां पर लागू है। अब गोवा पहले पुर्तगालियों का शासन था वहां पर, ये 1961 में भारत में मिला। उसके बाद में 1987 में गोवा राज्य कब बना था? पूर्ण राज्य का दर्जा 1987 में गोवा को दिया था। गोवा राज्य बना था 1987 में। तो गोवा है जो एक मात्र इंडिया में ऐसा स्टेट है जहां पर 4 आर्टिकल लागू है, यानी समान नागरिक संहिता लागू है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 45 शिशुओं की देखभाल और 6 वर्ष तक शिशुओं की शिक्षा, यानी शिशुओं की देखभाल के लिए भी राज्य इस प्रकार की व्यवस्था करेगा जिससे शिशु की प्रॉपर तरीके से देखभाल हो। तो ये अपने जो उपबंध थे ये थे इसमें DPSP में। तो DPSP में आपने पढ़ा 44, 45। अब 46 में क्या है? DPSP में 46 में है कि SC, ST, महिला, कमजोर वर्ग के लिए भी राज्य इस प्रकार की व्यवस्था करेगा कि उनका संरक्षण हो। 46 में है। 47 में क्या है? जीवन कल्याण स्तर ऊपर उठे, उनका लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर हो। लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर कब होगा? जब मादक पदार्थों पर रोकथाम होगी, मादक पदार्थ नहीं बिकेंगे तो उसमें होगा। तो 47 में जीवन स्तर सुधारना और मादक पदार्थों पर रोकथाम। 48 मैं ये वैसे ही बता रहा हूं। 48 में है, आपने पढ़ा होगा 4 दूनी 8, यानी कृषि और पशुपालक संगठन, यानी कृषि में बहुत ज्यादा जोर आता है और पशुपालन में। तो ये है 48 में, यानी कृषि और पशुपालन के लिए ऐसी व्यवस्था राज्य करेगा। फिर कृषि ये करेगा तो ये चरने के लिए कहाँ जाएंगे? ये जाएंगे वन में। तो 48A में है पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीव संरक्षण। 48A आर्टिकल है जो DPSP का है। तो ये था अपने इसमें व्यवस्थाएं जो DPSP में दी गई है। DPSP के अलावा ये आपको पता होगा जब 73वां संविधान संशोधन आया था 1992 में, तो उसमें पंचायती राज के लिए आया था। उसमें अनिवार्य किया गया था कि महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया जाएगा। महिलाओं को प्रत्येक सीटों, पंचायती राज आपको पता है सबसे पहले कहां से स्टार्ट हुआ था? बताइए, कमेंट से बताइए भाई, पंचायती राज कहां से स्टार्ट हुआ था?
पंचायती राज कब और कहां से स्टार्ट हुआ था? नागौर से हैं, इंदु कुमारी नागौर से हैं। और बताइए। नागौर से ये स्टार्ट हुआ था। 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नागौर से इसका शुभारंभ किया था। और ये बलवंत राय मेहता कमेटी थी, उस कमेटी की आधार पर त्रिस्तरीय जो पंचायती राज था, यानी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था थी। तो ये 73वें संविधान में कहा था कि 1/3% आरक्षण होगा, 1/3 आरक्षण होगा। तो राजस्थान में पंचायती राज में पहले 1/3 आरक्षण था और उसके बाद में 50% रिजर्वेशन कर दिया महिलाओं के लिए पंचायती राज में। अब ये 50% रिजर्वेशन कब किया था पंचायती राज में? ये किया था 2008 में। ये किया था 2008 में, जब वहां मुख्यमंत्री वसुंधरा जी थे। इसके अलावा महिलाओं और बच्चों के लिए इसमें मूल कर्तव्य में भी जोड़ा गया है। मूल कर्तव्य में क्या है? मूल कर्तव्य जो है वो है भाग 4A में। ये बाद में जोड़े गए थे सवर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट पर। 4A भाग है और भाग 51A में ये जोड़े गए थे। ये सवर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए थे मूल कर्तव्य। इसमें है कि जो 2 मूल कर्तव्य है वो एक तो है कि स्त्रियों के सम्मान की बात की है, ऐसी प्रथाओं का त्याग करेंगे जो स्त्रियों के विरुद्ध हो सम्मान के। और दूसरा था कि 6 से 14 साल, 11वां जो मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, ये 86वां संविधान संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था 2002 में। जैसे वहां पर जोड़ा गया था 21A राइट टू एजुकेशन वाला, वैसे ही ये जोड़ा गया था अपना 11वां मूल कर्तव्य, 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रत्येक माता पिता उपलब्ध कराएंगे। ये था आपके, ये 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। तो इस प्रकार से ये अपने संविधान में उपबंध दिए गए हैं कि किस प्रकार संविधान खुद, जब संविधान ये देख लो बना था, उस समय से ही बच्चों और महिलाओं के लिए जरूरी जो बातें थी वो इसमें ऐड की गई थी। इसके अलावा कुछ बातें जो रह गई थी वो धीरे धीरे समय समय पर इसमें ऐड की गई थी। तो संवैधानिक जो उपबंध के संबंध में जो मामला था, आपको समझ में आया हो तो बताइए भाई, आप क्लियर है ये चीज?